नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं विनीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ना वो था हमारा संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में ही चर्चा करेंगे, संज्ञा के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। हम व्याकरणिक नियमों के आधार पर भी संज्ञा समझेंगे और हम लास्ट में विद ट्रिक भी करेंगे सारे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको की जो संज्ञा टॉपिक है ना वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत जल्दी संज्ञा का करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं संज्ञा शब्द। तो ये जो दोस्तों संज्ञा शब्द होता है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो संज्ञा शब्द है ये आया कहाँ से है। ठीक है, मतलब जैसे अब हम संज्ञा पढ़ते तो हमने कभी बुक्स में भी या फिर इस तरह से डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि जो ये संज्ञा शब्द होता है ना ये किसी का भेद होता है। तो ये किसका भेद होता है संज्ञा शब्द? ये होता है पद का भेद। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पद क्या है। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है दोस्तों हमारा? ये होता है पद। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये पद क्या है, तो मैं आपको समझा देती हूं। पद और शब्द ये आपस में विपरीत शब्द है। विपरीत शब्द मतलब ये नहीं कि अर्थ के आधार पर। शब्द जो होता है दोस्तों, जैसे मानो देखो अभी मैंने यहां पर लिया रानी। ठीक है, रानी लिया तो रानी क्या है यहाँ पर? ये एक शब्द है ना, मैंने अभी शब्द लिया आपसे कि ये रानी है, तो रानी को हम अभी इसको एक शब्द बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा कि रानी पढ़ रही है, रानी पढ़ रही है। ठीक है, तो अब ये जो रानी है ना दोस्तों, ये शब्द ना रहकर एक पद बन गया। क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब क्या हो गया रानी, यहां पर अगर आपने सिर्फ एक शब्द जो है उसको स्वतंत्र रूप से लिख दिया तो वो शब्द एक शब्द होता है। लेकिन जब आप उस शब्द को एक वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मैंने रानी यहां पर प्रयोग किया, तो ये रानी शब्द जो है ना व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। ठीक है, ये इसका अपना एक स्वतंत्र रूप नहीं रहता, इसीलिए इसे हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आ गया हमारा संज्ञा की संज्ञा कैसे पद का भेद है। अब देखो ये रानी है ना, तो एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाता है कि जैसे ये 10th का टॉपिक है तो उसमें से अक्सर ये पूछा जाए जैसे रानी पढ़ रही है, तो रानी जो है वो कौन सा पद भेद है ये बताना होता है। ठीक है, तो रानी क्या आ गई हमारी संज्ञा, तो मतलब पद का कौन सा भेद आ गया, ये हमारा संज्ञा भेद आ गया ये हमारा। क्लियर हो गया आपको? तो संज्ञा क्या है हमारा? ये है पद का एक भेद है ये। ठीक है, पद के हमारे विकारी अविकारी संज्ञा अनेक भेद होते हैं। जब हम पद का टॉपिक अलग से करेंगे तो वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जानो, जो हमारा ये संज्ञा है ना ये पद का एक भेद है। और पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो एक शब्द ना रहकर पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। ठीक है, हो गया। तो इतना तो हमें पता चल गया कि संज्ञा क्या। अब इसकी परिभाषा के ऊपर आ जाते हैं हम। ये तो पता चल गया हमें कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कहाँ से आया है। ठीक है, ये पद के भेदों में से एक भेद है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा देखो दोस्तों, आज तक हमने बुक में बहुत परिभाषा पढ़ते आई हमने संज्ञा की। ठीक है, क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये परिभाषा जो है ना हम रट लेते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लासेस में तो टीचर के डर से रट लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो मैं आज आपको एक सीधा सरल शब्दों में बताऊं तो संज्ञा मतलब आपने सिर्फ एक शब्द याद रखना है इसका। संज्ञा मतलब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा क्या होता है तो आपने सीधा बताना है कि नाम। ठीक है, संज्ञा का दूसरा अर्थ ही नाम होता है। अब देखो वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति, ठीक है, ये जो है इन सभी के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु का कोई नाम तो संज्ञा, व्यक्ति का कोई नाम तो संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा ही हमारा नाम है, नाम ही हमारी संज्ञा है। तो संज्ञा को सरल शब्दों में अगर आप समझें तो जब कभी भी किसी भी वस्तु का आप नाम लेते हो, जैसे अभी मैंने मार्कर लिए हैं, तो क्या है मार्कर? क्या है? एक संज्ञा है। व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूं मैं, तो व्हाइट बोर्ड क्या है? मैं इसको वो ये वस्तु है ना कोई, तो इसका नाम है कुछ, क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो ये क्या आ गई? हमारी संज्ञा के अंतर्गत आ गई।
मतलब आपको जो भी चीज दिख रही है ना, उसके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आगे आ जाते हैं हम अब संज्ञा के भेद पर। ठीक है, संज्ञा के भेद पर दोस्तों बहुत ज्यादा मतभेद है विद्वानों में। ठीक है, आपको कहीं भी इनके जो है वो बिल्कुल सही से आंसर नहीं मिलेगा। कहीं लिखे होंगे कि संज्ञा के आपको 3 भेद मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर लिखा होगा कि संज्ञा के 5 भेद है, कहीं पर संज्ञा के 3 भेद ही बताए होंगे, लेकिन अलग अलग बताए होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना दोस्तों, वो पता किस तरह से आता है। एग्जाम में प्रश्न आपसे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर तो हमने बहुत पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना आपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये तो अर्थ के आधार पर हो गए, और अधिकतर हम अर्थ के आधार पर ही पढ़ते आए हैं। लेकिन संज्ञा के जो भेद होते हैं ना दोस्तों, वो व्युत्पत्ति के आधार पर भी अलग होते हैं। वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो हम भेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, संज्ञा क्लियर की हमने, अब हम इसके भेदों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो भेद क्या कौन कौन से आ जाएंगे। फर्स्ट आपने देखना है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति आज आगे आपका चाहे उत्पत्ति आ गया, कुछ भी आ गया, आपने मतलब कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। ठीक है, कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखना व्युत्पत्ति के आधार पर, और हम यहां पे देखेंगे अर्थ के आधार पर। बिल्कुल समझना है आपने संज्ञा को। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है आपने कि किस तरह से संज्ञा के से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यहीं पर ही पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, अर्थ के आधार पर कितने भेद है। तो कितने बताए मैंने आपको, व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद आ जाते हैं, 3। अर्थ के आधार पर दोस्तों हमारे भेद आ जाते हैं 5। अब देखो व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से आ जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन आपने ये बहुत कम पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन ये है, नंबर 1 आता है हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है, फर्स्ट आ गया आपका व्यक्तिवाचक, सेकंड आ गया आपका गणनीय, क्या आ गया सेकंड, गणनीय, और थर्ड आ जाता है हमारा अगणनीय, अगणनीय, अगणनीय। ठीक है, क्या क्या होते हैं मैं आपको भी समझाती हूँ, लेकिन पहले हम ये यहाँ पर देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक होता है हमारा, ठीक है, भाववाचक होता है, नेक्स्ट होता है हमारा जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर भी मतभेद है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, पर पहले हम इनके भेद जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब देखिए हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। व्यक्तिवाचक सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि क्या होते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल, किसी एक व्यक्ति का नेम। ठीक है, स्पेसिफिक नेम, जो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो शब्द जो होता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसका ट्रिक आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक का ट्रिक जो होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो भूल जाते हैं हम कई बार व्यक्तिवाचक जातिवाचक में, कई शब्द ऐसे होते हैं ना वो जो व्यक्तिवाचक में भी आते हैं, जातिवाचक में भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी आगे। ठीक है, अभी आप देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति का बोध करवाता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक जो है ना आपने, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये स्थायी होती है हमारी। अब स्थायी कैसे होती है, स्थायी का मतलब ये अस्थायी होती है हमारी। देखो अब अस्थायी होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखो यहाँ ट्रिक है, ये हमारा फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा का, एक व्यक्ति अस्थायी। ठीक है, अस्थायी। अब देखो कैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, मैंने व्याकरणिक परिभाषा आपको बता दी। ठीक है, अब हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति अस्थायी, मतलब जहां पर वो ऐसा शब्द जो किसी एक चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, और वो
अस्थाई होती है, ठीक है। वो संज्ञा अस्थाई कैसे, अब समझो। व्यक्तिवाचक जो होती है, देखो माना जैसे चलो पहाड़ का हम वो ले लेते हैं उदाहरण, एक पहाड़ है, धौलाधार पहाड़ है, तो पहाड़ क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जो हमारा धौलाधार है उसका नाम, नाम आ गया ना। जब मैं धौलाधार पहाड़ बोलूंगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब मैं बोलूंगी पहाड़, सिर्फ पहाड़ एक शब्द, तो पहाड़ जाति में आ जाएगा, ठीक है। तो जाति जो होती है ना वो हमेशा स्थायी होती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये मुख्य अंतर होता है। व्यक्तिवाचक अस्थायी होती है और जो जातिवाचक होती है वो स्थायी होती है हमारी, ठीक है। इन दोनों में ये मेजर जो है वो अंतर होता है हमारा, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो जो व्यक्तिवाचक है वो अस्थायी होती है। अस्थायी जैसे पहाड़ है, धौलाधार पहाड़, हो सकता है कल को धौलाधार पहाड़ का नाम जो वो नीलगिरी रख दिया जाए। एक बात है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि नीलगिरी पहाड़, तो जो नाम है ना वो बदलते रहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब अस्थायी, टेम्परेरी होती है वो, कि अगर आप उसे बदलना चाहो तो बदल सकते हो। समझ आ गया अस्थायी का मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। और जातिवाचक का मतलब होता है स्थायी, स्थायी मतलब फिक्स। अब देखो, अब धौलाधार पहाड़ का नाम हमने बदलकर नीलगिरी पर्वत रख दिया, ठीक है, तो जाति तो उसकी नहीं बदली ना, रहा तो वो पहाड़ ही, हमने सिर्फ उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा चेंज कर दी। पहले वो धौलाधार था, फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने नीलगिरी कर दिया उसका नाम, लेकिन उसकी जो जाति है वो पहाड़ ही रही। ऐसा नहीं है कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा चेंज कर दी तो उसकी जाति पहाड़ी से पानी बन गई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रिक आपने हमेशा याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और वो अस्थायी होता है, क्लियर। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी, जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशेष समूह का हमें ज्ञान करवाती है, बोध करवाता है, ऐसा शब्द जो हमें जातियों का बोध करवाता है। और जाति देखो एक तो होती नहीं है, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, कुम्हार, कई जातियां होती है। तो आपने दिमाग में रखना है कि अनेक जाति स्थायी, मतलब जाति जो होती है वो स्थायी होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम पहाड़ को कभी भी पानी बोलना शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या है, जातियां हैं जो मतलब अलग अलग जाति है, उनके जो नाम है उनको वैसे ही हम उच्चारित करते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते, मतलब ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी को लकड़ी ही बोलेंगे हम, ठीक है, उसको और हम कुछ बोलना शुरू नहीं कर देंगे। लोहे को लोहा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक तरह से स्थायी होती है हमारी। क्लियर हो गया, दोनों ट्रिक समझ आ गए आपको, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ये दोनों जो है बहुत जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इनकी इस तरह से ट्रिक बनाई है कि आप भूलकर भी गलत टिक करके ना एग्जाम में। क्लियर है, तो व्यक्तिवाचक हमें क्लियर हो गई विद्वानों के अनुसार। व्युत्पत्ति के आधार पर जो व्यक्तिवाचक थी वो हमें क्लियर होगी, ट्रिक के साथ एक व्यक्ति अस्थायी, क्लियर। दूसरा है गणनीय। तो ये जो गणनीय होते हैं ना, ये पता है इसको क्या बोलते हैं हम, गणनीय को काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। गणनीय होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, ठीक है। तो ये इनको हम गिन सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सके उन सभी को इन विद्वानों ने क्या किया था कि वो गणनीय संज्ञा में कर दिए थे, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो, ठीक है। अगर आप उसको गिन सकते हैं तो वो गणनीय संज्ञा में, ठीक है। अगर आप उनको नहीं गिन सकते, ठीक है, नहीं गिन सकते, तो वो सारी की सारी आपकी अगणनीय संज्ञा में आ जाती है। जैसे पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हम, ठीक है। तेल को नहीं गिन सकते, लिक्विड फॉर्म में जो सारे होते हैं, ठीक है, वो अधिकतर अगणनीय संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो विद्वानों ने अपने मत दिए थे व्युत्पत्ति के आधार पर, आपसे प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपने याद रखना है 3, अर्थ के आधार पर 5, ठीक है। लेकिन आगे जो ये व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय, इनको जो है ना दोस्तों मान्यता प्राप्त मतलब अधिक चलन में ये नहीं रही है। हम अब अधिकतर पढ़ते हैं तो हम अर्थ के आधार पर ही पढ़ते हैं, तो आपने यहाँ पर अधिक ध्यान देना है। और यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने आपको समझाया कि व्यक्तिवाचक क्या होती है, गणनीय, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये चीज याद रखनी है आपने। आगे इनसे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है आज तक, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं हमारे, क्लियर है। लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए ये बता दिया। अब अर्थ के आधार पर आ जाओ, ठीक है। जो हमारे संज्ञा के भेद है अर्थ के आधार पर, ये भी हम एक एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। व्यक्तिवाचक का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारा भाववाचक।
अब यहाँ पर भी दोस्तों पता क्या है, विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी मानते हैं, भाववाचक मानते हैं, लेकिन कई 3 भेद मानते हैं, कहीं 5 भेद मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसके 3 भेद भी माने हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक सिर्फ 3 ही संज्ञा होती है, और ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ये जातिवाचक के उपभेद है। क्लियर है? क्या मानते हैं कि ये जो है और ये जो है ये क्या है, हमारे जातिवाचक के ही उपभेद है, इनको जातिवाचक के अंडर ही मानते हैं। ठीक है, अगर आपसे, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले मैम ने बोला अर्थ के आधार पर 5 भेद, अब बोल रहे कुछ विद्वान 5 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं। ये सच है, संज्ञा के भेदों के बारे में इस तरह से ही विवाद चला आया है, कहीं भी किसी बुक में क्लियर नहीं है। लेकिन आपने प्रश्न की प्रकृति को समझना है, प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद लिखो, आपने 5 ही टिक करने हैं। ठीक है, अगर बाय चांस ऑप्शन में आपके 3 है और 5 नहीं है तो 3 टिक करेंगे, अदरवाइज आज तक के एग्जाम में 5 और 3 ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आया है, क्योंकि पता है एग्जामिनर को भी कि इनमें जो है वो कंफ्यूज होते ही होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और मतलब इनमें विवाद चला है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब इनकी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इन दोनों में से एक जरूर आएगा। अगर 5 आएगा आपने 5 पे टिक करना है, 3 आएगा 3 पे टिक करना है। लेकिन जो संज्ञा के मुख्य भेद है वो 3 बताए गए हैं और अर्थ के आधार पर 5 भेद है। ठीक है, कई बुक्स में इस तरह से लिखा है कि जाति के अगर संज्ञा के मुख्य भेद पूछे जाए तो 3 और अर्थ के आधार पूछे जाए तो 5, लेकिन आपने 5 भेद ही मानकर चलना है। क्लियर हो गया इतना आपको? तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, भाववाचक। अब देखो भाववाचक क्या होता है। भाववाचक का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो होते हैं ना, ये हमेशा जो होते हैं ना, इस संज्ञा के साथ जो होते हैं इसके प्रत्यय लगे होते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो वाक्यांश होते हैं ना, जो शब्दांश होते हैं, सॉरी शब्दांश होते हैं, वो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला लेता है। ठीक है, जैसे माना बुरा आ गया हमारा। ठीक है, तो बुरा के आगे जब मैंने ई लगा दिया, ई क्या है हमारा? प्रत्यय बन गया बुराई। ठीक है, तो वो क्या आ जाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा आ जाती है। तो आपने यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का क्या ट्रिक है। संज्ञा के साथ हमेशा प्रत्यय होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है शब्द की व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, किसी संज्ञा के साथ आपको प्रत्यय लगा हुआ मिल गया, ठीक है, संज्ञा के साथ प्रत्यय लगा, तो वहां पर बिना सोचे आपने भाववाचक संज्ञा पर टिक कर देना है, क्योंकि संज्ञा के साथ जहां भी प्रत्यय लग जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है हमारी। क्लियर हो गए आपको सारे ट्रिक ये? ठीक है, अब देखो जातिवाचक मैंने आपको क्लियर किया। जातिवाचक कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द वो जो पूरी जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है, उनको हम जातिवाचक कहते हैं। अब देखो जाति में क्या आ जाते हैं? जाति में आपके सारे जो अलग अलग तरह से जो भी जाति हैं वो सारी आ जाती है, इकट्ठी आ जाती है। जैसे पेड़ बोल दिया मैंने, ठीक है, तो पेड़ क्या है? पेड़ तो अलग अलग तरह के हैं। जब मैंने पेड़ बोल दिया ना तो वो ये जाति आ जाती है। अगर आप स्पेसिफिक पेड़ का नाम ले, जैसे बरगद का पेड़, तो बरगद पेड़, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपने सिर्फ पेड़ बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो जातिवाचक में आ जाता है हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपने समूहवाचक में, अब समूहवाचक, समूह का क्या मतलब होता है? ग्रुप। जो ग्रुप में आपके जो शब्द किसी ग्रुप को बोध करवाता है उसी को ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे? देखो समूह मतलब जैसे अभी हम जैसे टीचर पढ़ा रहा है कक्षा के सामने, तो जो कक्षा है ना, अगर मैंने बोल दिया कक्षा तो वो समूह है। अब कक्षा किसी एक बच्चे से तो बनती नहीं है ना। अगर 15 से 20 बच्चे होंगे उसमें तो वो तभी है, चाहे 2 3 4 5 कितने भी बच्चे होंगे, लेकिन जब बच्चों का समूह होगा तो उसी को ही हम कक्षा बोलते हैं। तो कक्षा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है हमारी। ठीक है, सेना है हमारी, समूहवाचक है हमारी। ठीक है, क्योंकि सेना जो है वो एक से नहीं बनती ना, कितने समूह है, कितने ग्रुप है लोगों के जिससे एक सेना बनी है। क्लियर हो गया इतना आपको? नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो इसका एक ट्रिक है याद करने का कि ये हमेशा जो है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है ना दोस्तों, हमेशा एक वचन रूप में ही आपको मिलेगी।
ठीक है। जब इसका प्रयोग होता है ना एक वचन रूप में, कैसे आप समझो, देखो द्रव्य क्या होता है, एक जो द्रव्य मतलब लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जब कुछ होता है, तो जैसे तेल है, माना आप तेल खरीदनेंगे तो आप दुकानदार को ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे 1 लीटर तेलो दे दो, मतलब 2 लीटर तेलो, मतलब तेल का तेलो नहीं होगा, लोहे का लोहो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि मतलब वो एक वचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। घी का घियो नहीं होगा, घी ही बोलते हैं हम, ठीक है, तेल ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका पानी का पानो नहीं होता ना कि ज़्यादा पानी है तो हम पानो बोलते हैं उसको, नहीं, वो एक वचन में ही हम उसे प्रयोग में करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको द्रव्यवाचक संज्ञा भी जो एक वचन में ही आती है हमारी। और दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊं द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने का। जब देखो जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है ना, हम उसको पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, इनके अंदर जिन जिन वस्तुओं को हम लेते हैं वो सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। साइंस में जब भी हमने स्टडी किए हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, अलग अलग तरह से गैस फॉर्म, ठीक है, तो ये सॉलिड, तो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, इनके अंदर हम जिन जिन वस्तुओं को रखते हैं वो ही सारी की सारी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आपको संज्ञा शब्द कहाँ से आया है, हमने क्लियर किया, ये पद का ही एक भेद है। संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के हमारे अर्थ के आधार पर 5 भेद है, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 भेद है हमारे। क्लियर हो गया। ट्रिक है हमारा व्यक्तिवाचक का एक व्यक्ति, अस्थाई, जातिवाचक अनेक जाति, स्थाई, द्रव्यवाचक जो है वो हमेशा एक वचन, ये मतलब जो है ना अति महत्वपूर्ण तथ्य है, ये नोट कर लेने हैं आपने। द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग होती है। भाववाचक जो है संज्ञा, वो संज्ञा के साथ जब प्रत्यय लग जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। द्रव्यवाचक में कौन सी वस्तुएं आती है हमारी, जो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु के अंदर जिन जिन वस्तुओं को हम रखते हैं वर्गीकरण करके, वो ही सारी की सारी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक ऐसे शब्द बताऊंगी जिसमें जो है मतलब मैंने ये शब्द जो है ना, जो पीछे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से ही चुन के लिए हैं आपके लिए, कि इसमें जो पता क्या होता है, विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग में होते हैं और जातिवाचक में भी होती है, लेकिन समझ नहीं आती कि इनका चुनाव कैसे करें, हम व्यक्तिवाचक में रखें, जातिवाचक में रखें, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक शब्द देती हूं यहां पर, सीता, ठीक है। क्या है शब्द यहां पर, ये है सीता। अब मैं जैसे आपसे पूछती हूँ कि ये कौन सी संज्ञा है, जैसे आपको दे दिया गया है सीता शब्द दे दिया गया है और पूछा गया कि आपसे कि सीता जो है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या बताओगे इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये आगे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं सीता शब्द जो है ना ऐसे प्रयोग में करूं तो आप मुझे बताओगे कि सीता जो है वो कौन सी संज्ञा रहेगी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम, भारत देश में हर घर में सीता के गुणों के जैसे स्त्री मिल जाएगी, ठीक है। पढ़ेंगे, देखो, भारत देश में हर घर में सीता के गुणों के जैसे स्त्री मिल जाएगी। अब देखो यहां पर जो है ना दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं, मानो आपको यही वाक्य एग्जाम में आ गया और यहां पर अंडरलाइन किया गया, यहां पे क्या, सीता को अंडरलाइन करके आपसे पूछा गया कि सीता जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताओगे अब आप, भारत देश में हर घर में सीता के गुणों के जैसे स्त्री मिल जाती है या मिल जाएगी, ठीक है, स्त्री जो है वो मिल जाती है। तो देखो अब यहाँ पर सीता जो है, बात सीता की गई है, जैसे ही मैंने देखो सीता बोला ना तो आपका हमारा जो दिमाग है, ध्यान है, एक तरफ से कहाँ चला गया, माता सीता की तरफ चला गया, ठीक है, जो भगवान श्री राम जी की पत्नी माता सीता की तरफ चला गया, ठीक है। बात माता सीता की ही हो रही है यहाँ पर, लेकिन
अब बात किसकी हो रही है? सीता के गुणों की बात हो रही है। सीता माता की बात नहीं हो रही है, सीता माता के गुणों की बात हो रही है। यहाँ पर एग्जामिनर बोलना चाहता है कि सीता के गुणों के जैसे और अनेक स्त्रियां जो है वो हमें भारत देश में मिल जाएगी, हर घर में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ना कि सीता जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो आपने कभी भी इसको व्यक्तिवाचक नहीं लिखना है, यहां पर ये आ जाएगी हमारी जातिवाचक। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कि अब व्यक्तिवाचक क्यों नहीं आई, जातिवाचक क्यों नहीं आई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीता की अकेले की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सीता के गुणों की बात की गई है। और व्याकरण जो हमारा हिंदी भाषा का व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के गुणों के जैसे अनेक व्यक्ति होते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। ठीक है, अब सीता माता के गुणों की बात कर रहे हैं और बोला है कि सीता माता के गुणों के जैसे और भी कई अनेक स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां क्या आ जाएगा हमारा? जातिवाचक। ठीक है, तो सीता माता के गुणों की बात की गई है, तो आपने कभी भी इसको, कई बार होता है कि व्यक्तिवाचक लगा देते हैं। ठीक है, नहीं, व्यक्तिवाचक कभी भी नहीं लगाना है आपने। इसका सही आंसर जो आएगा हमारा जातिवाचक ही आएगा, क्योंकि सीता माता की अकेले की बात नहीं की गई है, उनके गुणों की बात की गई है और उनके गुणों के जैसी अनेक स्त्रियां हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएगी? जातिवाचक में आ जाएगी। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण करते हैं हम, फिर वीडियो को विराम देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड जो हम उदाहरण करते हैं वो कर लेते हैं हम, जैसे आजकल, चलो माना जैसे चलो उदाहरण लिख लेती हूँ मैं। आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, अब आप अंडरलाइन किया गया है रावणों यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताएंगे कि अब ये जो रावण आ गया हमारा, रावणों आ गया या रावण आ गया, तो ये कौन सी होगा हमारा, कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसकी, ये बात आपने ध्यान रखनी कि यहाँ पर किसकी बात की गई, यहाँ पर सिर्फ रावण की बात नहीं की गई है। रावण चाहे गुणों की बात की हो दोस्तों, चाहे दोषों की, वो जातिवाचक में ही कन्वर्ट होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ रावण के अवगुणों की बात की गई है। ठीक है, तो आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है, तो वो जो रावण है उसकी बात नहीं की जा रही है, रावण के दोषों की बात की जा रही है यहाँ पर, कि आजकल देश में एक रावण नहीं अनेकों रावण जो है वो घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है रावण जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा आएगी। कई जो होते हैं ना यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं लिखते, पता क्या लिख देते हैं? भाववाचक। भाववाचक क्यों लिखते हैं? वो भाववाचक इसलिए लिखते हैं कि हमें जो है वो मतलब भाव आ रहा है, ये भाव आ रहा है मतलब। ठीक है, एक्सप्रेशन को कहते हैं ना, फीलिंग्स को कहते हैं ना भाववाचक। तो भाववाचक वो किस वे से लिखते हैं कि रावण, तो वो मतलब उन्होंने महसूस किया कि आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है, तो इतने गहराई में नहीं घुसना है आपने भाववाचक इसमें। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कतई भी नहीं होगी, ये जो है हमेशा क्या आएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति के गुण या दोषों के जैसे अनेक व्यक्तियों के साथ उसकी तुलना की जाती है, तो वो क्या व्यक्तिवाचक से हटकर जातिवाचक में वो चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आपको संज्ञा? आई होप आपको ये संज्ञा जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको सिर्फ वाक्यों की ही प्रैक्टिस करवाऊंगी, बीच में से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि व्यक्तिवाचक है, जाति, भाव, समूह है, द्रव्य है, क्या क्या है। ठीक है, विद ट्रिक हम वो भी करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट सारा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी मेरी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।